वंदे मातरम। एग्रीकल्चर साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th एग्रीकल्चर का फर्स्ट वाला जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसका तीसरी क्लास, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पार्ट 3। हो सकता है कि जिन छात्रों ने पहले और दूसरा पार्ट नहीं देखा हो, पहले वो देखें, उसके बाद आगे के चैप्टर को समझें, ठीक है। तब बहुत सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वाले छात्र हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आगे भी और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक, ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहें, ठीक है। चलो आगे आते हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो भी छात्र मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड से रिलेटेड 11, 12 या पीएटी की तैयारी कर रहा है, अगर वो ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है तो ऑनलाइन कोर्स उसके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर पीएटी के लिए अवेलेबल है। तो आप अपने प्ले स्टोर पर जाकर एम इंस्टीट्यूट जैन का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर आपको सारे कोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे बहुत ही कम से कम फीस में। और लेक्चर में सारे ही लेक्चर आपको मिलने वाले हैं, फसल उत्पादन, पशुपालन, कृषि गणित, और हम कोशिश करेंगे कि हिंदी इंग्लिश भी आपको अवेलेबल करवाएं। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं मात्र कम से कम फीस में। तो इसलिए आप जो है एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर अपन कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जितने भी चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, परीक्षा में क्या पूछा जाता है, लाइव सेशन की क्लासेस है, वो सारी चीजें आपको पीडीएफ में, नोट्स वगैरह सारी चीजें वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम, कि हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर में, हमने पढ़ लिया था प्राचीन कृषि के बाद, ठीक है, आधुनिक कृषि, और आधुनिक कृषि करने के बाद अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि आधुनिक कृषि के बाद हम बात करेंगे टिकाऊ की। किसकी बात करेंगे? टिकाऊ खेती या स्थायी कृषि की बात करेंगे, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं। हमने प्राचीन खेती भी कर लिया, हमने मॉडर्न एग्रीकल्चर भी कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं टिकाऊ कृषि की। तो इस टिकाऊ कृषि से सीधा सा मतलब है कि आप, यानी कि आपने नाम सुना होगा, आजकल चल रहा है ट्रेंडिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या चल रहा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वो टिकाऊ हुई खेती थी, है ना, बहुत पहले। यानी टिकाऊ खेती का मतलब बहुत लंबे समय तक अच्छा रिजल्ट और परिणाम देना, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं हरित क्रांति के दुष्परिणामों को देखते हुए। किसका? इसके पहले हमने हरित क्रांति पढ़ा था, तो हरित क्रांति के कोई दुष्परिणाम, भाई जिसके लाभ होंगे उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, हानि भी होगी। तो हम बात कर रहे हैं दुष्परिणामों को देखते हुए टिकाऊ कृषि की अवधारणा विकसित की गई। क्यों की गई? क्योंकि यहां पर किसान बहुत ज्यादा रासायनिक फर्टिलाइजर और दवाइयों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इसलिए अब हमें, यानी कि उसके दुष्परिणाम हमको मिलने लगे। तो अब उसके दुष्परिणाम मिलने लगे तो वैज्ञानिकों ने फिर से शुरू कर दिया कि नहीं, हमें टिकाऊ कृषि लाना ही पड़ेगा। जब तक हम टिकाऊ कृषि नहीं लाएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं लाएंगे, नहीं करेंगे, तो हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होती जाएगी, वायु प्रदूषण में जो केमिकल फैल रहा है वो बढ़ता जाएगा, है ना, उस केमिकल के माध्यम से लोगों के अंदर जो बीमारियां बन रही है वो बढ़ती जाएगी। तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमें टिकाऊ कृषि अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला, इसका मुख्य उद्देश्य भूमि की उर्वरता, जिसे हम बात कर रहे थे अभी, ठीक है, पर्यावरण, बराबर पर्यावरण बचाना है। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए दीर्घकालीन कृषि उत्पादन बनाए रखना है, ठीक है। तो हमें उर्वरता सबसे पहले, क्योंकि मिट्टी की अगर फर्टिलिटी पर आप ध्यान नहीं दोगे, ठीक है, तो ये आपको सबसे पहली मेन पॉइंट होती है हमारी, कि फर्टिलिटी पर ध्यान नहीं दोगे तो हमारी उत्पादन क्षमता धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी। दूसरा पर्यावरण, तो ये तो हम बात ही कर रहे हैं, जो हम दवाई का स्प्रे कर रहे हैं वो हवा में उड़ रही है, जो दवाई का स्प्रे कर रहे हैं वो पानी में जा रही है, हमारी सॉइल में जा रही है। तो हवा, पानी, सॉइल सब कुछ क्या होते जा रहा है, प्रदूषित होते जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, भाई प्राकृतिक संसाधनों को तो आपको बचाना ही पड़ेगा, अगर उनका संरक्षण नहीं करोगे तो इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, नुकसान देखने को मिलेगा। तो इनका संरक्षण करते हुए दीर्घकालीन कृषि उत्पादन बनाए रखना है। बहुत ज्यादा लंबे समय तक हमें दीर्घकालीन, यानी कि लंबे समय तक इसी उत्पादन को बनाए रखने के लिए टिकाऊ कृषि आपको करना पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं, कौन कौन सा आपका स्कूल है, जिला है, जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके लिए और भी नए नए वीडियो और आपको एग्रीकल्चर में जितनी भी अपडेट्स होती हैं उनको लेकर आते रहे। तो इसलिए आप हमें बताते रहिए कि आप भी मेरे जो हैं, भाई आप भी हलचल कर रहे हो, समझ में आ गई। तो इसलिए चैनल पर जब भी आप नए आते हैं तो भाई जहां से भी हो, नाम हो, अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो भाई
कमेंट करो जरूर, मुझे कमेंट कर कर आप बताओगे तो हमें थोड़ा सा उत्साह वर्धन मिलेगा और हम आगे तक भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए या लेक्चर हम वीडियो की, क्योंकि हम यहाँ कॉमेडी करने के लिए तो बैठे नहीं है बेटा, ठीक है। तो मैं तुमको हंसा भी सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम अपने भविष्य के प्रति अगर जागरूक हो रहे हैं तो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है बेटा, ठीक है ना। तो इसलिए अपन मेनली, क्योंकि मैं आपका समय खराब करने आया हूं, तो मैं चाहता हूं कि उस समय में सिर्फ टॉपिक पढ़ाया जाए, फालतू की बातें ना किया जाए, समझ में आ गई। तो इसलिए हम ज्यादातर टॉपिक पर ध्यान दिया करेंगे, ठीक है। आपके लिए भी समय बहुत ज्यादा कीमती है, खैर हम तो है ही हैं कि भाई हम कर ही रहे हैं काम, है ना। अब टिकाऊ की बात करें तो टिकाऊ कृषि के मुख्य बिंदु क्या क्या है, तो समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन करना भैया, बराबर, कि जो है रोग प्रबंधन करना, कीटों एवं रोगों का प्रबंधन करना। दूसरा, प्रभावी सिंचाई व्यवस्था को लागू करना, कि भाई ज्यादा से ज्यादा कम पानी में ज्यादा से ज्यादा क्या करो, फसलों को सिंचाई कर सके। हरे एवं कंपोस्ट जैव उर्वरकों का उपयोग करना, भाई कंपोस्ट खाद का आजकल बहुत कम उपयोग हो रहा है, ठीक है। जैव विविध फसल उत्पादन करना, बराबर, बायोडाइवर्साइड है ना, क्रॉप प्रोडक्शन करना, कम लागत वाली कृषि करना। तो ये सारे प्रोडक्ट जो हमारे हैं ये टिकाऊ कृषि के मुख्य बिंदु हैं। इन बिंदुओं पर हमें काम करना है टिकाऊ कृषि को लेकर, समझ में आ गई, ध्यान में रखना। अगला, अब हम बात करें टिकाऊ कृषि की विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कम उर्वरक एवं कम पानी वाली किस्मों का उपयोग करना, बराबर, जो कम उर्वरक यानी कि कम से कम हमें फर्टिलाइजर का उपयोग करना है, और कम पानी वाली, जिसको कम से कम पानी की रिक्वायरमेंट हो, ऐसी जो है किस्मों को उगाना है। रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना है, यानी कि जो रोग प्रतिरोधी, जिसमें रोग कम लगे, ऐसी वेराइटियों को खेतों में लगाना है। एरोबिक धान जैसी उन्नत किस्मों का उपयोग करना भैया, ठीक है ना। तो एरोबिक धान जैसी किस्मों का क्या करना भाई, उपयोग करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले। गरीब एवं छोटे किसानों के लिए उपयुक्त कृषि, क्योंकि भाई गरीब और छोटे जो किसान है उनके लिए पर्याप्त जो कृषि है, क्योंकि खर्च अगर ज्यादा नहीं करेगा तो क्या होगा, उसकी आमदनी भी ज्यादा होगी। अभी कृषि में ये हो गया कि खर्च बहुत ज्यादा हो गया और आमदनी क्या हो गई है, कम हो गई है। मानव एवं पशु श्रम को बढ़ावा, ठीक है, मानव एवं पशु श्रम को बढ़ाना, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा खेतों में काम करना क्या हो गया, कम हो गया, ज्यादा से ज्यादा मशीनों से काम करवाए तो लोग बेचारे बेरोजगार होते जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए मानव श्रम एवं पशु श्रम को क्या करना, थोड़ा सा बढ़ाना, जिससे कि बेनिफिट हो, ये विशेषताएं हैं। अब हम बात करें जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, यह हमें भी पढ़ चुके हैं। जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनको क्या करना भैया, संरक्षण करना। दूसरा, भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या करना, बनाए रखना। पर्यावरण का भी क्या करना, संरक्षण करना, भाई प्रदूषित हो रहा है तो उसे बचाना है। उच्च एवं टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना, बराबर, टिकाऊ उत्पादन का मतलब ज्यादा से ज्यादा, है ना, प्रोडक्शन लेना, और वो प्रोडक्शन ऐसा नहीं कि एक बार दो बार ले लेना, लंबे समय तक चलता चाहिए। अगला, पारंपरिक एवं आधुनिक कृषि का समन्वय, जो पुरानी हमारी पारंपरिक कृषि चलती थी और नई आधुनिक चल रही थी, इन दोनों का मेल करना। सिर्फ आधुनिक पर डिपेंड नहीं होना, हमें पारंपरिक को भी क्या करना है, मिक्स करना। भाई अभी अगर इस जीवन में मान लो भाई मॉडर्न बन गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम हमारे समाज के, हमारे धर्म के सारे रीति रिवाज भूल जाएं, ठीक है ना। तो लोग अभी तक यही करते आ रहे हैं बेटा, कि जो है समन्वय नहीं है, क्या नहीं है, समन्वय नहीं है। क्या करते हैं कि भाई अगर आप मॉडर्न में आ गए, कोई लोग शहर में रहने आ गए या बहुत शहर के ले रहे हैं, तो वो अपना कल्चर ही उनने अलग कर लिया, यानी कि उनका कल्चर, समाज क्या कर रहा है उनको कोई लेना देना नहीं, उनकी मर्जी पड़ेगी वो करेगा। तो ऐसा नहीं होता है, आप कितने भी मॉडर्न बन जाओ, लेकिन आप अपने समाज, अपने धर्म, उनका कल्चर का क्या करो, बराबर जो है व्यवहार में चलने दिया जाए, या उनका कल्चर का बार बार आप उनका जो है उपयोग करते रहें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सिर्फ मॉडर्न मॉडर्न ही रह जाएगा। तो हमारा एग्रीकल्चर में भी यही कहना पड़ रहा है कि आप मॉडर्न कृषि करो, लेकिन पारंपरिक कृषि को मत भूलो। बात समझ में आ रही है, तो इन दोनों का क्या करो, समावेश करो, ठीक है। इनको भूलेंगे तो हमारी फर्टिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस पर आपको ध्यान में देना है, समझ में आ गई ना। शहर में चले गए हो, शहर में मॉडर्न बन गए हो, तो अपनी रीति रिवाजों को मत भूलो। अरे बात समझ में, अपने रीति रिवाजों को अगर भूलोगे, धर्म के रीति रिवाज, समाज के रीति रिवाज को भूलोगे, तो बहुत ज्यादा ही मॉडर्न में चले गए, मतलब समझ रहे हो आप, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, तो हमें क्या करना है बेटा, प्राचीन और आधुनिक का समन्वय बनाने के रखना है। अगला बात कर रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी, अभी नई नई आई है ना, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक कृषि। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसजेनिक कृषि, जिसे जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अभी जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है बायोटेक्नोलॉजी में, तो सन 2000 के बाद विकसित कृषि प्रणाली को जैव प्रौद्योगिकी या ट्रांसजेनिक कृषि कहा जाता है। 2000 के बाद, मतलब आज 26 साल हो गए बेटा, कितने साल हो गए,
26 साल की हम बात करें, ठीक है। तो इसे सटीक कृषि भी कहा जाता है ना, ध्यान में रखना, इसको सटीक कृषि भी कहा जाता है क्योंकि इस जैव प्रौद्योगिकी में ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया या जीवों का उपयोग करके नई नई वेराइटियों का विकास किया गया। यह टेक्नोलॉजी का कृषि में क्या करा गया, विकास किया गया, उसे हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जीवों का उपयोग कर, किसका उपयोग कर, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर नई नई वेराइटियां या कृषि में जो है नए नए टेक्नोलॉजी लाना, ये सब जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आया। और ये कब हुआ, 2000 के बाद ही शुरू हुआ, सन 2000 के बाद। और जैव प्रौद्योगिकी कृषि विशेषताएं, उच्च पोषण वाली किस्में, ज्यादा पोषण देने वाली किस्मों का विकास करना, कीट प्रतिरोधकता बनाए रखना, है ना, कीट प्रतिरोधकता बनाए रखना, क्योंकि बहुत सारे कीटों का जो है फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसलिए क्या करा जो है वैज्ञानिकों ने जो है कीट प्रतिरोधक किस्मों का विकास किया, रोग प्रतिरोधक किस्मों का विकास किया, सूखा प्रतिरोधी किस्मों का विकास किया और जल भराव सहनशील किस्मों का विकास किया। मतलब अगर पानी भर जाएगा तो भी, थोड़ा बहुत पानी भर जाता है तो हमारी फसलें खराब नहीं होगी, बहुत ज्यादा पानी नहीं मिला या कम मिला तो भी क्या होगी, फसलें उतनी ही उत्पादन देगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोग उसमें कम से कम लगेंगे, ठीक है। कीट प्रतिरोधी मतलब उसमें कीट भी कम से कम अटैक करेंगे। ऐसी किस्मों का विकास किया, वो कौन सी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेटा, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है। आगे आते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या, तो समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन द्वारा अधिकतम उत्पादकता एवं गुणवत्ता प्राप्त करना है। अधिकतम क्या करना है बेटा, उत्पादन प्राप्त करना है, उत्पादकता एवं गुणवत्ता, ये दोनों चीजों को क्या करना, समेकित का मतलब समझ में आ गया, दोनों को मिक्स करना, दोनों का उपयोग करके हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी और क्या बढ़ेगी, गुणवत्ता भी बढ़ेगी। तो यही जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य होता है। समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के मुख्य घटक क्या क्या हो सकते हैं, समेकित जीन प्रबंधन, मतलब जीनों का प्रबंधन किया भैया, है ना, जीन प्रबंधन के माध्यम से ही क्या किया भैया, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया। कुशल जल प्रबंधन किया, बराबर है ना, कुशल जल प्रबंधन। समेकित पोषक तत्व जो है, पोषक तत्वों का प्रबंधन किया, मृदा स्वास्थ्य का संरक्षण किया और समेकित कीट प्रबंधन किया। तो इन सभी प्रबंधन को करने का ही जो है समेकित प्राकृतिक संसाधन। ये सारे प्राकृतिक संसाधन है, क्या क्या भैया, जल भी प्राकृतिक है, ठीक है, पोषक तत्व उनको आपस में मिलता रहे, मृदा की जो स्वास्थ्य रखना ये भी प्रकृति पे डिपेंड करता है, ठीक है, कीट प्रबंधन करना, इन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रमुख घटकों पर काम किया जा रहा है, ठीक है, ताकि हमारी क्या हो बेटा, सॉइल में फर्टिलिटी कम ना हो, कीटों का अटैक ना हो, प्रदूषण ना फैले, इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। अब बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी में कृषि के क्या लाभ हो सकते हैं, भाई क्या ऐसा बेनिफिट है तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम कर रहे हैं कृषि के अंदर, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कृषि के अंदर उत्पादन लागत में कमी, क्योंकि हमारा जो है लागत बहुत ज्यादा लग रही है, क्या हो रहा है बेटा, लागत बहुत ज्यादा लग रही है, इस लागत को, है ना, लागत को क्या करना है, इस लागत को कम करने के लिए हम क्या अपना उपयोग कर रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, विपणन योग्य अधिवेशन उत्पादन, विपणन योग्य, ठीक है, मार्केट के बाद में सस्टेनेबल, बहुत ज्यादा फसलें ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती तो उसके लिए भी उपयोग करते हैं। न्यूनतम पर्यावरणीय जोखिम, जो पर्यावरण से हमें कई बार जोखिम रिस्क लेना पड़ती है तो वो रिस्क क्या हो, कम से कम हो। अगला, क्योंकि क्या होता है कई बार प्रकोप होता है, किसी न किसी का प्रकोप होता है, जैसे कई बार फसलों के अंदर वायरस का प्रकोप होता है, कई बार फसलों के अंदर कीटों का प्रकोप होता है, ठीक है ना, कई बार जो है बीमारियों का प्रकोप होता है। इन प्रकोपों के कारण हमारी फसलें बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उनको क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। तो रोग की एवं खरपतवार प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बढ़ाया गया है। अगला लेक्चर, जैव प्रौद्योगिकी कृषि की कमियां, क्या कमियां हो सकती है ना, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, जिसके लाभ होंगे उसकी हानि होगी, है ना, जिसकी कमी भी हो सकती है। मुख्यतः पूंजी संपन्न किसानों तक सीमित, ये क्या होता है, पूंजीपति किसान जो है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है उन तक सीमित हो गया है। दूसरा, अमीर एवं गरीब किसानों के बीच आर्थिक असमानता बढ़ना, बराबर, क्योंकि आर्थिक असमानता बढ़ गई है, गरीब किसान गरीब रह गया है, अमीर किसान अमीर बन गया है ना, तो ये बहुत ज्यादा चलता होता। बहुराष्ट्रीय कंपनियां पर बढ़ती निर्भरता, क्योंकि हम ज्यादातर हमारे प्रोडक्ट पर बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उन पर क्या हो गया भैया, मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उन पर हमारी निर्भरता ज्यादा हो गई है, क्योंकि मार्केट डिमांड उन्हीं के आधार पर डिपेंड करती है। ट्रांसजेनिक फसलों के में आनुवांशिकी स्थिरता की कमी, क्योंकि जिस फसलों को
जीन को बदलकर तैयार किया गया। बेटा एक दूसरे के जीन को डाला गया, उसे आनुवांशिकी कहते हैं, फसल कहते हैं, जैसे ट्रांसजेनिक फसल कहते हैं। जीन को बदला गया, क्या करा गया, जीन बदलकर बैक्टीरिया को डाला गया और जो नई किस्में बनाई गई उसे ट्रांसजेनिक फसलें कहते हैं। अब वो ऐसा तो कर लिया वैज्ञानिकों ने, लेकिन उसके अंदर जो आनुवांशिकी लक्षण है, क्या है, उसके आनुवांशिकी लक्षण लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पा रहे हैं। 1 साल 2 साल तक रहते हैं और फिर वापस क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो उसकी स्थिरता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो ये सारी कमियां हैं, जैव प्रौद्योगिकी भी कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम कई बार सुनते हैं जैसे ट्रांसजेनिक बीटी कपास, क्या आता है, बीटी कपास आता है, ठीक है। तो इस बीटी कपास भी ट्रांसजेनिक होता है, बैक्टीरिया का उसमें उपयोग करके उसे नई किस्म बनाई गई। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं कमियां आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी आधारित कृषि के प्रमुख क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें करते हैं। भाई मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, तो भाई मशरूम जिसे अपन कुकुरमुत्ता कहते हैं, अपने गांव के क्षेत्र में छतरी भी कहते हैं अपन, है ना, बहुत सारी जगह उगती हुई आपने देखी होगी। खा मत लेना, ठीक है ना, वो छतरी खाने वाने वाली नहीं है। छतरी 2 प्रकार की होती है, मशरूम 2 प्रकार के होते हैं, जहरीले मशरूम और खाने वाले मशरूम। समझ में आ गई ना। तो जो चाहे अनवांटेड जहां भी आप देख रहे हो ना, झाड़ के नीचे, भाई कहीं उकलडे उकलडे पर जो देखने को आपको मिलता है, तो वो सारे जो मशरूम होते हैं वो जहरीले मशरूम होते हैं, वो खाने योग्य नहीं होते, ठीक है। तो लेकिन इस मशरूम की खेती करने के लिए आपको कोई खेत वेत की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक बढ़िया कमरा तैयार करो, अंधेरा करो, है ना, उसका एटमॉस्फेयर उस तरह से उत्पादन करो और छोटे छोटे, है ना, बीज स्पान तैयार किया जाता है। उस स्पान के माध्यम से, यानी कि फफूंद, उस फफूंद के माध्यम से मशरूम बनाई जाती है और मशरूम को मार्केट में बेच दिया जाता है। तो वो जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी है एक तरह की, उसको भी। दूसरा, फूलों की खेती, नई नई फ्लोरिकल्चर, औषधियों की एवं सुगंधित पौधों की खेती, बायोटेक्नोलॉजी। डेयरी व्यवसाय भी बायोटेक्नोलॉजी में, दूध बढ़ाने के लिए बकरी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन, बतख पालन, वर्मी कल्चर, ये सारे जो हैं जैव प्रौद्योगिकी पर डिपेंड हो गए और इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, इन क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बहुत अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब हमने बात करी थी इसके पहले हरित क्रांति की, तो इसी प्रकार से कई प्रकार की क्रांतियां हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कृषि में क्रांतियों की। भारतीय कृषि क्षेत्र में क्रांतियों की हम बात कर रहे हैं। तो क्रांतियों में आइए देखते हैं, पहले नंबर 1 पर सबसे पहले बात हम करते हैं, तो वो है हरित क्रांति। कौन सी क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। जो किससे संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। खाद्यान्न उत्पादन एवं, जैसे खाद्यान्न उत्पादन में क्या आता है, गेहूं और धान पर बहुत ज्यादा इस पर ध्यान दिया गया, तो इसे बोलते हैं हरित क्रांति। याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएटी, सारी कंपटीशन एग्जाम वगैरह सभी के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है श्वेत क्रांति, सफेद, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। तो दूध कैसा होता है, सफेद होता है। तो यानी कि किस पर ध्यान दिया गया, दूध उत्पादन पर। तीसरे नंबर पर आते हैं नीली क्रांति, मछली जल की रानी है, पानी कैसा होता है, तो पानी नीला नीला होता है। समझ में आ गई ना। तो पानी नीला नीला होता है, तो मछली कहाँ रहती है, नीले पानी में रहती है। तो किससे संबंधित है बेटा, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला, पीली क्रांति, सोयाबीन कैसी होती है हमारी, पीली पीली होती है। तो ध्यान में रखना, अब सोयाबीन से क्या प्राप्त होता है, तो तेल प्राप्त होता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, तिलहन उत्पादन, ऑयल सीड प्रोडक्शन, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है, ऑयल सीड प्रोडक्शन यानी कि पीली क्रांति। अगला आता है हमारा नंबर 5 पर सुनहरी क्रांति, जिसे गोल्डन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो पौधे जो होते हैं गोल्डन तरह के होते हैं, जितने भी झाड़ बड़े होते हैं, तो उसे बोलते हैं बागवानी। क्या बोलते हैं, बागवानी से रिलेटेड होता है। अगला आता है 6 नंबर पर भूरी, ग्रे क्रांति। तो ग्रे यानी कि जो खाद वाद, राखोड़िया है ना, पोटास है, ये सारा कैसा होता है, भूरा भूरा, है ना, तो उसे हम बोलते हैं उर्वरक उत्पादन। लाल क्रांति, लाल टमाटर खाएंगे। अब लाल टमाटर ही खाते हैं आदमी, जो शाकाहारी होता है वो लाल खाता, टमाटर खाता है ना, तो उसे बोलते हैं मांस उत्पादन। क्या बोलते हैं, मांस उत्पादन, क्योंकि सिर्फ टमाटर ही लाल नहीं होता भाई, मांस भी लाल होता है, तो मांस उत्पादन से। अगला हम बात करते हैं गुलाबी क्रांति, 8वें नंबर पर आती है गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी कैसा होता है भाई, झींगा, है ना, झींगा आते हैं भाई, मछली के नीचे एक होता है झींगा उत्पादन, तो झींगा उत्पादन से रिलेटेड है। अगला आता है रजत क्रांति, 9वें नंबर पर रजत, ठीक है। तो रजत क्रांति का मतलब होता है मुर्गी या अंडा उत्पादन से। किससे होता है, अंडा उत्पादन एवं मुर्गी उत्पादन से होता है, ठीक है। मांस एवं टमाटर, यहाँ टमाटर भी कर सकते हो, ठीक है, मांस एवं टमाटर, ये ध्यान में आपको रखना है। तो ये क्रांतियां हैं दोस्तों, याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि क्रांतियां बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम, पीएटी, जो भी एग्जाम्स आपकी आती है एग्रीकल्चर में, ये महत्वपूर्ण आपकी होती हैं, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ज्ञान एवं निपुणता की क्रांति, ये भी बड़ी बात है भाई, किसानों के अंदर नॉलेज और स्किल्स भी चाहिए। तो अनुवांशिकी रूपांतरित जीवों के बारे में जागरूकता, भाई अनुवांशिकी जीवों के रूपांतरित कैसे किया जाता है उसके बारे में क्या करना पड़ेगी, जागरूकता फैलाना पड़ेगी। अगर किसान जागरूक नहीं होगा तो वो किसी भी प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। अगला, रिकॉम्बिनेटेड तकनीक की जानकारी भैया, इसको भी देना है। डीएनए वगैरह की जो जानकारी होती है उनको भी देना पड़ेगी भैया, कि कैसे डीएनए आरएनए जीन बदले गए, तो देना ही पड़ेगा। किसान एवं उपभोक्ताओं में वैज्ञानिक सोच का विकास, जो किसान है और उपभोक्ता है उनके अंदर वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक तरीके से आपको उसके अंदर अवेयरनेस पैदा करना पड़ेगी। साइंटिफिक लेवल पर उसको सोच को उसकी ले जाना पड़ेगी, तभी जाकर वो नई नई चीजों का क्या करेगा, उपयोग करेगा। ठीक है ना, नहीं तो नहीं करेगा। अगर वो नहीं जान पाएगा तो नहीं करेगा। जिस किसान को कोई बात अगर एक ही बार में समझ में आ जाती है तो वो उस चीज का उपयोग करता है, प्रैक्टिकल करके देखता है और पूरी तरह से उस पर जो है निर्भर हो जाता है, वो उसी को करता है, फिर तो उसको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से कक्षा 11वीं एग्रीकल्चर फसल उत्पादन का पहला चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब बिना इंतजार के अगर सेकंड चैप्टर का, सेकंड सब्जेक्ट का अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। ठीक है, तो इसी प्रकार से मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें, है ना, ये बात आप विशेष ध्यान में रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।